नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एक सीरीज चल रही है नो योर एग्जाम के नाम से। उसी में ही आज अपन जिस भर्ती के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वह रहने वाली है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाने वाली लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड। आप सभी को पता है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड जो है वह आरपीएससी करवाती है और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो है वह आपके अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। क्योंकि भर्ती अभी 2022 में आई थी, उसके बाद में वापस भर्ती आने वाली है 2024 के अंदर। लगभग संभावना है कि अक्टूबर के अंदर जो है वह आपको भर्ती देखने को मिलेगी। 500 से 600 पदों के ऊपर लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की भर्ती देखने को मिलने वाली है। इस वजह से आप सभी को तैयार हो जाना है। अगर आप लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपके पास में लाइब्रेरियन का डिप्लोमा है और आप अगर इसके लिए योग्य हैं तो आप इसके अंदर फॉर्म भर के और बड़ी आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम होता है। इस वजह से आप सभी के लिए यह भर्ती जो है वह एक अवसर के रूप में रहने वाली है। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती है, क्या क्या इसमें वेतनमान होता है और सारी की सारी चीजें जो है वह हम इसमें जानने वाले हैं। तो अपनी जो भर्ती है आज नो योर एग्जाम में, वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाई जाने वाली लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड या फिर जिसको अपन कहते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय, इस भर्ती के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपने महत्वपूर्ण चर्चा जो है वह जिन पॉइंट के ऊपर रहने वाली है वो बिंदु अपने सामने रहने वाले हैं, जैसे कि पद और वेतनमान। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा जो पद है इसका कार्य क्या होता है, कार्य क्षेत्र क्या होता है, और साथ साथ में जो है वह उनके अंदर अगर प्रमोशन वगैरह की भी कंडीशन है तो प्रमोशन किस प्रकार से क्या होता है। दूसरा आता है वेतनमान, यानी कि हमारी सैलरी कितनी क्या रहने वाली है, फिक्स वेतन कितना रहेगा, उसके बाद में कितना क्या रहने वाला है, ये इसमें आता है वेतनमान। दूसरा आता है योग्यता, यानी कि इस भर्ती के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता चाहिए कि हम इसमें फॉर्म भर सके। अगला प्रश्न रहता है अपना चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया की अगर अपन बात करें तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह इसमें कैसे होता है, क्या इसमें एग्जाम भी होता है, कि फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है, कि रिटर्न होता है, या फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, वो सारी की सारी चीजें चयन की प्रक्रिया में अपन जानते हैं। उसके बाद में अगला अपना प्रश्न रहता है परीक्षा का पैटर्न, यानी कि हमारा जो परीक्षा है वह किस प्रकार से किस पैटर्न के ऊपर आधारित होती है। अगर पेपर होता है तो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितना टाइम हमें मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, इसके लिए हमें अलग से कोई चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी की सारी परीक्षा पैटर्न के अंतर्गत आती है। उसके बाद में अगला आता है आपके सिलेबस के ऊपर चर्चा। सिलेबस अपन देखेंगे इसका जो है वह पेपर कितने होते हैं, एक होता है, दो होता है, दोनों का सिलेबस क्या है, उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। उसके बाद में अगला आता है अपना ओल्ड कट ऑफ। जो भी पिछली वाली भर्ती रही थी, इसकी पिछली भर्ती कब आई थी लाइब्रेरियन की, उसके अंदर कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, जिसके आधार पर हम हमारा नया टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ओल्ड कट ऑफ के ऊपर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में पांचवा प्रश्न अपना रहने वाला है बेस्ट बुक लिस्ट, यानी कि अगर लाइब्रेरियन की हम तैयारी करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी बुक्स जो है वह लाकर पढ़नी चाहिए, जिससे कि हमारा मटेरियल एकदम मतलब कि कंटेंट रिच हो और हमारी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया से हो जाए। तो ये अपना अगला प्रश्न रहेगा। और लास्ट प्रश्न अब हम ऐड कर चुके हैं इसमें आपके डिमांड के ऊपर कि सर हमें थोड़ा बहुत ये भी बताइए कि नई भर्ती कब क्या आने वाली है, नई भर्ती के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है वह हमें दे दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ हमारी भर्ती आने वाली है और हमें तैयारी कंटिन्यू कर देनी चाहिए। तो नई भर्ती की भी जानकारी अपन इसमें देखने वाले हैं कि नई भर्ती कब तक क्या आने वाली है और उसमें क्या आगे जो है वह प्रोसेस रहेगा, कब तक एग्जाम वगैरह हो सकते हैं। तो ये अपने सामने जो है वह महत्वपूर्ण 6 बिंदु या फिर 6 जो पॉइंट है ये अपने सामने रहने वाले हैं। तो इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। शुरुआत अपन करेंगे पद और वेतनमान से, कि हमारे एग्जाम के अंदर जो है इस एग्जाम को अगर अपन पास कर लेते हैं तो हमारा जो है वह पद और वेतनमान किस प्रकार से सेट होता है, या फिर हमें जो है वह कितनी सैलरी मिलती है। तो राज्य सरकार के द्वारा आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं, जो भी आपके भर्तियां होती है, उन सभी में ही 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड जो है वह फिक्स कर रखा है। वो एक प्रकार से वेतन विसंगति भी कह सकते हैं, लेकिन उस प्रोबेशन के चक्कर में जो है वह आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। सैलरी कितनी क्या मिलती है, तो यहाँ जो आपके लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड है, इस पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के लिए जो वेतन है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 जो है वह फिक्स कर रखा है। और पे मैट्रिक्स लेवल 10 जो है यह आपके थर्ड ग्रेड जो टीचर होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं शिक्षक, कौन सा वाला, थर्ड ग्रेड जो शिक्षक होता है वो भी कितना होता है, आपके लेवल 10 का ही होता है। और उस लेवल 10 के आधार पर ही जो आपके पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन है उसमें भी सैलरी कितनी होती है, लेवल 10 होती है। लेवल 10 का मतलब हो गया 3600 ग्रेड पे, कितना हो गया, 3600 ग्रेड पे जो है वह आपके इसके अंतर्गत लगता है,
जो कि पुराने सिस्टम के हिसाब से ग्रेड पे की अगर बात करें तो 3600 ग्रेड पे आपको होता है, लेवल 10 की आपके पोस्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर ये पोस्ट है। और जब अपन इसमें पद की बात करते हैं तो पद इतना अच्छा है क्योंकि थर्ड ग्रेड टीचर को तो अतिरिक्त भी कई सारे कार्य मिलते हैं और उनको जो है वह पढ़ाना भी होता है, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आपको लाइब्रेरियन के, आप लाइब्रेरी जो भी होगी स्कूल के अंदर या फिर आपके जो भी सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है, वहां पर आपको जो है वह लाइब्रेरी का अध्यक्ष बनाया जाता है। आपको बुक्स वगैरह इशू करना होता है, वहां पर आपको बैठे रहना होता है। अतिरिक्त कोई भी जो काम होता है, चाहे वह लाइब्रेरी को पूरा का पूरा आपको वहां पर मैनेज करने का कार्य होता है, नई बुक्स लेकर आना है या फिर बुक्स पुरानी हो गई तो उनको वापस निकालना है, या फिर किस किस प्रकार से जो है वह हम फंड प्राप्त करना है, तो वो पूरा का पूरा जो कार्य होता है वो एक लाइब्रेरियन का होता है, एक पुस्तकालय अध्यक्ष का होता है। तो ये आपके इसके अंदर क्या रहने वाला है, कार्य रहने वाला है। में वही आपको शर्त बता रखी है कि इसके अंदर जो नियुक्ति होती है वह आपके प्रोबेशन पीरियड के रूप में होती है। प्रोबेशन पीरियड के रूप में अगर होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको एक फिक्स जो है वह सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, एक नियत पारिश्रमिक मासिक आधार पर दिया जाता है, और यह लगभग 23,000 के आसपास आपका रहता है। 2 सालों तक जो है वह 23,000 के आसपास आपका क्या रहता है, इसमें प्रोबेशन पीरियड में आपकी सैलरी रहती है 23,000 के आसपास। ठीक है, और ये 2 वर्ष का होता है, जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड लगता है। इस दौरान आप सभी को इसमें ध्यान रखना होता है। बाकी 2 वर्ष के बाद में जैसे आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं प्रोबेशन के, जैसे अभी पटवारी भर्ती के अंदर फिक्सेशन हो चुका है, तो जैसे ही फिक्सेशन हुआ तो उनकी सैलरी के अंदर जो है वह एक तो उनको बेसिक पे, और बेसिक पे के अंदर जो है वह अन्य जो भी आपका डीए है, टीए है, वो सारे के सारे इसमें जुड़ जाते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में जो है वह आपको एचआरए है, यानी कि होम रेंट अलाउंस यानी कि मकान किराया भत्ता मिलता है, डीए डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता मिलता है, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता है, विशेष वेतन है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो 2 वर्ष बाद में मिल जाती है। 2 वर्ष तक आपको ये नहीं मिलता है, केवल फिक्स वेतन मिलता है जो कि लगभग आपके 23,000 के आसपास रहने वाला होता है। ये इसके अंतर्गत सामान्य चीजें आती है जो कि हमारे पद और वेतनमान की बात आ जाती है। तो पहला जो प्रश्न था आपका पद और वेतनमान, वह यहाँ पर क्लियर होता है लाइब्रेरियन भर्ती का। अगला अपना प्रश्न रहने वाला है चयन की प्रक्रिया, यानी कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वह किस प्रकार से रहता है इस भर्ती के अंदर। तो देखिए आप सभी को पता है कि इस भर्ती के अंदर जो है वह आपके बोर्ड के द्वारा क्या करवाया जाता है, प्रतियोगी परीक्षा करवाई जाती है, एग्जाम करवाया जाता है, उसके माध्यम से चयन होता है। और एग्जाम कैसे होता है, तो इसमें एक लिखित परीक्षा होती है। कितने नंबर की होती है, 400 नंबर की लिखित परीक्षा होती है। लिखित नंबर जो आपकी परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इन 2 पेपरों के नंबर जोड़ के 400 नंबर होते हैं। कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, उसमें कितने प्रश्न आते हैं, इन सबको अपन आगे जानेंगे एग्जाम प्रोसेस के अंदर। और यहाँ पर जो है वह 400 नंबर होते हैं और लिखित परीक्षा होती है। ओएमआर बेस आपके एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। ये यहाँ पर आ जाता है लिखित परीक्षा के बारे में सामान्य जानकारी। और जैसे ही आप परीक्षा देते हैं दूसरा काम होता है सीधा डीवी का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपको पद स्थापित कर दिया जाता है। तो चयन की प्रक्रिया में कुछ नहीं है, लाइब्रेरियन के अंदर 2 एग्जाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पेपर देते हैं, कट ऑफ आती है और सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो इसमें चयन की प्रक्रिया है सामान्य रूप से। अगला प्रश्न आपका रहता है योग्यता, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे हिसाब से, तो आप सभी का रहने वाला है कि लाइब्रेरियन का फॉर्म हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये योग्यता वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें रहता है। देखिए योग्यता इसमें क्या क्या मांगी जाती है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसमें जो आपके पास में सामान्य योग्यता होनी चाहिए वह कौन सी होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, 12th पास होना चाहिए। अब इसके साथ में भी कुछ चाहिए, तो बिल्कुल इसके साथ में भी कुछ और चाहिए, वो क्या चाहिए वो भी अपन इसमें अभी बात करने वाले हैं। तो ये अपना सीनियर सेकेंडरी तो इसमें पहली कंडीशन हो गई। इसके साथ साथ में आपको देखिए सरकार या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान के अंदर, ध्यान देना है किसमें, पुस्तकालय विज्ञान के अंदर आपको क्या चाहिए, प्रमाण पत्र, या फिर पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के अंदर स्नातक, या फिर पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के अंदर डिप्लोमा चाहिए। यानी कि इसके अलावा क्या चाहिए आपको, डिप्लोमा चाहिए। किस चीज के अंदर डिप्लोमा चाहिए, तो लाइब्रेरियन साइंस के अंदर, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के अंदर या फिर सूचना विज्ञान के अंदर आपको क्या चाहिए, एक प्रकार का डिप्लोमा चाहिए। तो 12th पास और प्लस एक डिप्लोमा, ये 2 चीजें जो है वह आपको फॉर्म भरने के लिए आवश्यक है। तो अगर आप 12th पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आप लाइब्रेरियन का डिप्लोमा प्राप्त करके और इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो केवल योग्यता में ये एक ही है, यानी कि ये 2 चीजें आपको चाहिए,
बाकी ये तो सामान्य लिखा हुआ ही रहता है कि देवनागरी लिपि के अंदर आपको हिंदी में कार्य करना वगैरह आना चाहिए, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत सामान्य रूप से बताया गया है। बाकी इसमें साक्षात्कार जैसी कोई चीज है नहीं, तो इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार है दोनों चरणों में चयन किया जाता है। ये सामान्य चीजें जो इसमें अपने साक्षात्कार है ही नहीं, तो अपने को इतना ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। लेकिन ये नोट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हर भर्ती में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो नोट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह किस प्रकार से होनी चाहिए, ये इसमें बोर्ड स्पेशली बताता है। बोर्ड ये कहता है कि आपकी जो भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है, यह शैक्षणिक योग्यता आप अंतिम वर्ष में अगर सम्मिलित होने वाले हैं, या फिर आप अंतिम वर्ष के अंदर सम्मिलित होने वाले हैं, या फिर सम्मिलित हो रहे हैं, अगर दोनों ही कंडीशन है तो इन दोनों कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आप जैसे कि इस डिप्लोमा के अंदर अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर यदि आप पास आउट हो चुके हैं, सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं हुआ है, यानी कि सम्मिलित होने वाले हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और मान लो आप अगर फाइनल ईयर के अंदर है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल तारीख लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि जिस दिन आपकी परीक्षा हो, यानी कि इस भर्ती की क्या हो, जिस दिन परीक्षा तिथि हो, उस परीक्षा तिथि से अर्जित करने से पहले ही आपको क्या हो जाना चाहिए, आपके पास में वह डिग्री या डिप्लोमा जो है वह हो जाना चाहिए। यानी कि वही हमेशा की जैसे कि जिस दिन एग्जाम हो, जैसे मान लीजिए कि किसी एग्जाम में अगर इंटरव्यू हो रहा है, जैसे एसआई वगैरह या आरएस में अगर इंटरव्यू हो रहा है, तो साक्षात्कार की कंडीशन के अंदर तो ये कहा जाता है कि साक्षात्कार की जो पहली तारीख रहती है उस तारीख तक आपके पास में क्या आ जाना चाहिए, वह फाइनल डिग्री आ जानी चाहिए। वैसे ही वनडे एग्जाम के अंदर कहा जाता है कि जिस दिन आपकी परीक्षा तिथि हो उस दिन से पहले आपके पास में वह डिप्लोमा या फिर डिग्री आ जानी चाहिए। तो ये दो चीजें आपको चाहिए, और वो भी कब चाहिए, आपके एग्जाम डेट से पहले पहले चाहिए। बाकी आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप सेकंड ईयर पास आउट है, चाहे आप जो है वह फाइनल ईयर में आने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें योग्यता का प्रश्न जो है वह आपका रहने वाला होता है। अन्य योग्यताओं के अंदर वही, ये तो सामान्य चीजें है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य और चरित्र की बात की गई, चरित्र का तो वही है कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, जो अपन देखते भी है सामान्य रूप से समस्या आती है। और स्वास्थ्य के अंदर जो है वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ये भी सामान्य चीजें है, कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न आता है आपके आयु सीमा का। आयु सीमा भी हर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। बेसिकली आरएस और एसआई के अंदर तो इनको फिक्स एज क्राइटेरिया रखा हुआ है। बाकी राजस्थान में लगभग जितने जितने एग्जाम होते हैं उन सभी में ही 18 से लेकर 40 वर्ष तक का जो है वह टाइम पीरियड दिया जाता है। यानी कि 18 के होते ही आप फॉर्म भरने के लायक हो जाते हैं, और मैक्सिमम जो है वह 40 वर्ष के आप फॉर्म भर सकते हैं। ये दो कंडीशन इसमें दी जाती है। अब ये 18 और 40 वर्ष कैसे तय होंगे, तो जैसे कि 2022 के अंदर जो आपके लाइब्रेरियन की भर्ती आई थी उसमें एज काउंट किया था 1 जनवरी 2023। तो अगर मान लीजिए अगर अक्टूबर 2024 तक अगर आपके भर्ती आती है तो उसमें या तो 1 जनवरी 2025 या फिर 1 जुलाई 2025 तक का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा एज काउंट के लिए। तो इसलिए ये इस भर्ती के अंदर जो है वह एज काउंट का डेट थी, तो एक डेट फिक्स कर देते हैं। उस डेट तक आप मिनिमम जो है वह 18 वर्ष के और मैक्सिमम 40 वर्ष के होना अनिवार्य है। लेकिन इस मैक्सिमम 40 वर्ष में भी सरकार के द्वारा अगर भर्ती देरी से आती है तो उसमें अतिरिक्त जो है वह छूट दी जाती है। वो कितनी भी हो सकती है, वो सरकार के द्वारा 2 या 3 वर्ष सामान्य रूप से दी जाती है। जैसे कि 2022 में जो पिछली भर्ती आई थी लाइब्रेरियन की, उसमें 3 वर्ष की जो है वह आपको छूट दी गई थी। कितनी छूट दी गई थी, 3 वर्ष की इसमें छूट दी गई थी हमें। इसके अलावा आपको अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से भी मैक्सिमम जो एज है उसमें छूट मिलता है। यानी कि अगर कोई जनरल का, सामान्य कैटेगरी का जनरल का अगर कोई मेल है तो उसके लिए पिछली भर्ती के अंदर 40 और प्लस 3 यानी कि 43 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकता था। यानी कि उसको 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिली थी। अब ये 3 वर्ष तो सभी के लिए ही है। इनके अलावा आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन मिलता है। वो रिजर्वेशन कितना कितना मिलता है तो उसको आप देख लीजिए। भाई जनरल मेल जो है उसके लिए तो 18 से 40 और प्लस 3 जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो है, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए ये प्लस 3 भी है, और इसके अलावा भी अलग से और उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। जैसे कि जितनी की जितनी रिजर्व कैटेगरी है, यानी कि ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, और आपके एससी और एसटी है, इन सभी रिजर्व कैटेगरी के जो भी आपके पुरुष है यानी कि जो मेल है उन सभी को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो उनके लिए 40 प्लस 3 43 और प्लस 5 यानी कि 48 वर्ष तक वह फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जनरल कैटेगरी की, सामान्य वर्ग की अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसको भी 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि वो भी 48 साल तक फॉर्म भर सकती है।
इसके बाद में आते हैं रिजर्व कैटेगरी की फीमेल। रिजर्व कैटेगरी में जैसे SC, ST, OBC, MBC, EWS, इनकी अगर महिला है, उन महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि वह 40+3 यानी कि 43+10 यानी 53 तक फॉर्म भर सकती थी पिछली भर्ती में। इस वाली भर्ती में यह वर्ष कितने होते हैं, क्योंकि 2022 में भर्ती आई थी, 23 और 24 अगर इस साल अगर आ जाती है तो संभावना कम है कि यहाँ पर छूट दी जाए भर्ती की, तो बाकी जो है वह आपको अतिरिक्त जो है वह रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से ये वाली छूट आपको मिल जाती है। तो ये इसमें सामान्य चीजें आ जाती है। इसके अलावा जो आपके भूतपूर्व कैदी वगैरह हैं उनके मामले में यह आयु सीमा वाला प्रश्न लागू नहीं होता है, और जो भी आपके एक्स मैन है उनके लिए भी ये लागू नहीं होता है, और जो भी आपके एकल महिला है यानी कि तलाकशुदा है, डाइवोर्स है या परित्यक्ता है, उनके लिए भी यह लागू नहीं होता है। बाकी रिजर्व कैटेगरी में किस प्रकार से यह आयु में छूट मिलती है वो मैंने आपको सामान्य रूप से बता दी है, ठीक है ना। ये आपके उनमें सारी की सारी, जैसे एनसीसी कैडेट वगैरह है उनको 3 वर्ष की अवधि तक जो है वह आपको क्या मिल सकती है, इसमें छूट मिल सकती है अलग से, ठीक है ना। राज्य सेवा के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उनको भी जो है वह आयु के अंदर जो है वह अतिरिक्त रूप से छूट दी जाती है। सेना के अंदर जो भी है उनको भी जो है वह आपके आयु के अंदर छूट दी जाती है। वो बोर्ड तय करता है कि भाई कितनी कितनी क्या क्या छूट हमें देनी है। तो ये आपके सामान्य चीजें हैं, तो इसमें कोई इतना ज्यादा आपको उलझना नहीं है। अभी अगला प्रश्न आपका आता है परीक्षा पैटर्न का, यानी कि एग्जाम का पैटर्न या फिर एग्जाम की स्कीम जो है वह किस प्रकार से होती है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को, या फिर मेरा तो ये कहना है कि आप अगर कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ये कार्य किस प्रकार से प्रारंभ होगा, किस प्रकार से एंड होगा, बीच में हमें क्या क्या करना है। भाई अगर आपको यही नहीं पता है कि हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम में कितने प्रश्न किस चीज के आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितना टाइम मिलता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप उस भर्ती के लिए गलत जा रहे हो। तो आपको सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए, फॉर्म वगैरह सब कुछ भर गया, उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पर जाना है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, हमारे एग्जाम को हम क्रैक करना चाहें तो हमें क्या क्या करना होगा, किस प्रकार से हमें जो है वह चीजों पर ध्यान देना होगा। तो आप सभी को पता है लिखित परीक्षा होती है, इसमें रिटन एग्जाम होता है। एग्जाम जो है वह कैसा होता है, ओएमआर बेस एग्जाम होता है। कैसा होता है, ओएमआर बेस एग्जाम होता है। और इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है आपके पेपर सेकंड। 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है यह किसका होता है, जनरल नॉलेज का होता है, यानी कि सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। और पेपर सेकंड जो है यह आपके स्पेशल, जो लाइब्रेरियन का आपने डिप्लोमा प्राप्त किया है, उस डिप्लोमा के दौरान आपने क्या क्या पढ़ा है उनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर सेकंड के अंदर। तो पेपर सेकंड तो स्पेशल आपका सब्जेक्टिव हो गया, और पेपर फर्स्ट जो है वह सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज का हो जाता है। पेपर फर्स्ट में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 आते हैं, यानी कि 100 ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का होता है, और इसमें मार्क्स कितने हो जाएंगे, तो 200 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। टाइम आपको कितना मिलेगा, 2 घंटे आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है पेपर सेकंड, उसमें भी प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 100 ही होती है। और इसमें जो है वह आपके नंबर जो है वह टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो 200 नंबर का आपको इसमें मैटर मिलता है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। जो इस प्रकार से 200 और 200 यानी कि टोटल कितने नंबर का आपका मटेरियल हो जाता है, 400 नंबर का जो है वह आपके दोनों पेपरों को मिलाकर हो जाता है। यानी कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वह किसमें से जाएगी, इस 400 नंबर में से यह कट ऑफ जाने वाली है। तो एग्जाम पैटर्न, परीक्षा के पैटर्न के अंदर सीधी सी बात है कि 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर के अंदर एक पेपर होता है जीके का, एक पेपर होता है आपके सब्जेक्ट का। दूसरा नंबर की चीज आती है कि दोनों ही पेपर में 100-100 क्वेश्चन होते हैं, दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं, और दोनों ही पेपर में 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। टोटल जो है वह 400 नंबर के 2 पेपर होते हैं, जिसके आधार पर आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है। अब तो देख लीजिए वही चीज लिखी, द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 100 जो है वह क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर। मल्टीपल आंसर का मतलब हो गया ओएमआर बेस आपका एग्जाम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। और कितनी रहती है, 1/3 जो है वह इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, provided that percentage fixed as above shall be relaxation 5% for candidate belonging to scheduled caste and scheduled tribe। यानी कि अगला प्रश्न इसमें आता है कि आपको 40% और 40% प्रत्येक पेपर में आपको चाहिए होते हैं। यानी कि पेपर फर्स्ट अगर आप दे रहे हैं तो पेपर फर्स्ट में, स्पेशली पेपर फर्स्ट के अंदर जो है वह आपके 200 में से 80 नंबर मिनिमम आपके रहने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से पेपर सेकंड के अंदर भी 200 में से आपके 80 नंबर मिनिमम रहने चाहिए।
क्योंकि ये इसमें स्पेशली लिखा गया है कि ईच पेपर यानी कि प्रत्येक पेपर के अंदर आपके 40-40% रहने चाहिए। तो 80 नंबर 200 में से इसमें भी होने चाहिए, 80 नंबर इसमें भी होने चाहिए। अगर 80-80 से कम हो गया तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये इसमें एक सामान्य चीज आती है, तो ये आपको मेरे हिसाब से पता चल गई होगी। अभी अपन बात कर लेते हैं कि जीके और आपके पेपर सेकंड के अंदर क्या क्या है। जैसे कि पेपर फर्स्ट जो है इसमें आपको पूछा जाता है राजस्थान का जीके सबसे पहले। इसमें ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, कल्चर आती है और अन्य जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जो है वह इसमें पूछी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, केवल राजस्थान का ही करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। अभी अपन देखेंगे कि इसमें आपको मेन फोकस जो है वह किस चीज के ऊपर करना है। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि जो आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान है वह इसमें पूछी जाती है। तो 4 चीजों से आपके टोटल 100 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कितने कितने किस किस चीज से आते हैं वो भी अपन अभी देखने वाले हैं। उसके बाद में पेपर सेकंड के अंदर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग एंड आपके रिट्रीवल, यानी कि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है यह आपके किसके ऊपर आधारित है, जो आपके लाइब्रेरियन का डिप्लोमा है उसके ऊपर आधारित आता है। ये आपका एग्जाम की स्कीम है, परीक्षा का पैटर्न आपके आ जाता है। अभी अपन बात करते हैं सिलेबस पर, और जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने कितने प्रश्न जो है वह हमारे एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो लिखित परीक्षा पेपर फर्स्ट की अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस की। पेपर फर्स्ट के अंदर जो है वह सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये वाला जो राजस्थान जीके का पोर्शन है, यहाँ से आपको 100 में से, क्योंकि आपको पता है पेपर फर्स्ट के अंदर 100 तो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, 200 के आते हैं आपके मार्क्स आते हैं, 2 घंटे आपको मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग आपको रहती है, और मिनिमम 40% जो है वह आपको लाना अनिवार्य होता है इसमें, यानी 80 नंबर लाने होते हैं। और इन 100 में से 65 क्वेश्चन जो है वह किस किस से पूछे जाते हैं, यहाँ से आप अगर मोटा मोटा देखो तो 55 क्वेश्चन यानी कि 55 प्रश्न के आसपास आपको किससे मिलते हैं, केवल राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी से मिलते हैं 100 में से 55 प्रश्न। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, यहाँ से आपको मिलते हैं लगभग 10 क्वेश्चन, यानी कि 10 प्रश्न आपको राजस्थान के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी चीज आपको पढ़नी है जिससे कि ये 10 में से 10 प्रश्न सही हो जाए, जिससे कि यह 55 में से 55 प्रश्न सही हो जाए। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि विश्व का और आपके भारत का जो है वह सामान्य ज्ञान। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो पिछला वाला पेपर हुआ था 2022 का, उसमें एक प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री का पूछा गया था, और बाकी मैक्सिमम जो प्रश्न है वह सारे के सारे वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी से पूछे गए थे। इसलिए आपको इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के ऊपर ध्यान देना है। और यहाँ से लगभग आपको 15 प्रश्न जो है वह पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे आपके, 15 जो प्रश्न है वह इसमें से पूछे जाते हैं। तो 55 और 10 65, 65 और 5 70 और 80, 80 अब बचे 20 प्रश्न। तो 20 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी से, यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए भी मैं अभी आपको बुक बताऊंगा, उस बुक से आपका सारा का सारा काम जो है वह इसमें आराम से हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आपको पेपर फर्स्ट के अंदर 200 नंबर में से मैक्सिमम मार्क्स आप पेपर फर्स्ट में ला सकते हैं, और इसके लिए आपको सबसे पहले मेहनत किस में करनी होगी, राजस्थान जीके के ऊपर करनी होगी, जहां पर आप 55 में से मैं मानता हूं 45 प्लस प्रश्न आप सही कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आपके आता है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। हो सकता है कि इसमें आपके कम हो जाए नंबर, लेकिन फिर भी जो मैं आपको बताऊंगा अगर वह आप पढ़ेंगे तो आपके 7 से 8 प्रश्न इसमें आराम से सही हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बाहर जाते नहीं है उस मैटर में से। तीसरे नंबर पर आता है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, लेकिन आपको 2 किताबें इसके लिए पढ़नी है। आप 15 में से आराम से 10 प्लस नंबर जो है 10 प्लस जो प्रश्न है वो सही कर सकते हैं। और एजुकेशन साइकोलॉजी ऐसी है कि अगर आप बिना पढ़े भी जाएंगे तो 12-13 कर सकते हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो 17-18 तक भी इसमें सही कर सकते हैं। तो वो कहाँ से पढ़ना है तो वो भी मैं आपको इसमें सामान्य रूप से बता दूंगा। तो ये आपके प्रश्नों का जो है वह इसमें एक प्रकार से बंटवारा रहता है। राजस्थान जी के हैं, राजस्थान का करंट है, जनरल नॉलेज है इंडिया और वर्ल्ड का, जिसको आप इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी ही मानिए, और आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान इसमें आता है। ये आपके पेपर फर्स्ट का पूरा खेल है, जो कि आपको कहने का मतलब 200 में से आप मैक्सिमम मार्क्स मेरे हिसाब से आप 170 180 नंबर तक इसमें से कर सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा इजी पोर्शन है। फिर दूसरे नंबर पर आपके आता है पेपर सेकंड। दूसरा कौन सा आता है, पेपर सेकंड। देखिए पेपर सेकंड जो है यह स्पेशल आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो आप लाइब्रेरियन के अंदर डिप्लोमा प्राप्त करते हैं।
इसमें भी प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। इसमें मार्क्स कितने होते हैं, 200 होते हैं। इसमें भी आपको 2 घंटे मिलते हैं। इसमें भी आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें भी आपको मिनिमम 40% जो है वह आपको अंक लेकर आने होते हैं। इसमें भी वही सारी की सारी चीजें हैं जो पेपर फर्स्ट के अंदर है। अब देखिए इसमें आपको किस प्रकार से क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है। यह आपका सिलेबस है जो पेपर सेकंड का है, जो स्पेशल आपके लाइब्रेरियन का है। मैं आपको एक किताब बताऊंगा, इसमें वो सीधा का सीधा टू द पॉइंट आपको सारी की सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी। तो ये आपका जो भी सिलेबस है पेपर सेकंड के अंदर, वो आप आराम से उसमें से कवर कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पेपर सेकंड है, ठीक है ना। ये इसमें आपके थोड़ा बहुत इसमें भी एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पोर्शन रखा गया है, तो वो भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। तो ये अपने चर्चा हो गई सिलेबस के ऊपर कि एग्जाम का हमारा सिलेबस क्या है। अभी अपन बात करेंगे किस चीज के ऊपर, कट ऑफ एनालिसिस। फिर लास्ट में अपन बात करेंगे कि जो हमारी बेस्ट बुक है वो कौन कौन सी रह सकती है इस भर्ती के लिए। देखिए कट ऑफ एनालिसिस यानी कि इस भर्ती के लिए जो है वह कट ऑफ क्या क्या गई थी। तो कट ऑफ एनालिसिस अपन किसकी करेंगे, तो हमारी जो 2022 के अंदर भर्ती आती है, जिसका एग्जाम कब हुआ था, जिसका एग्जाम हुआ था हमारा सितंबर 2022, यानी कि सितंबर 2022 के अंदर हमारा एग्जाम होता है। और कट ऑफ जो है वह हम इसके देखने वाले हैं जो कि 2022 के अंदर भर्ती आई थी। देखिए सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किस चीज के ऊपर, नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या गई थी। नॉन टीएसपी की जो अपनी कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ है, ये 2 गुना की नहीं है, अंतिम चयन वाली कट ऑफ है। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी, जनरल की कट ऑफ जो गई थी जनरल मेल की लाइब्रेरियन के अंदर ग्रेड 3 में, वो गई थी 249 नंबर। कितने में से जा रही है ये 400 नंबर में से जा रही है। इस चीज को ध्यान रखना है, 200 प्लस 200, 400 नंबर के 2 पेपर है, 400 नंबर में से ये कट ऑफ जारी है। और जनरल मेल की कट ऑफ कितनी गई है, 249, 249 नंबर जो है वह जनरल मेल की कट ऑफ गई है। जनरल फीमेल की कट ऑफ कितनी गई है, 234 नंबर गई है। इसी प्रकार से जनरल विडो की गई है 170 नंबर, जनरल डाइवोर्स की गई है 169 नंबर। फिर आता है आपके जनरल ईडब्ल्यूएस। जनरल ईडब्ल्यूएस में जनरल मेल की कट ऑफ यानी ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ गई थी 230 नंबर, ईडब्ल्यूएस फीमेल की गई थी 218 नंबर। उसके बाद में आता है अपने एससी कैटेगरी। एससी के अंदर एससी मेल की गई थी 201 नंबर, 400 में से 201 यानी कि 50%। एससी फीमेल की गई थी 179, 179 नंबर जो है वह कट ऑफ गई थी। उसके बाद में आता है एसटी। एसटी के अंदर एसटी मेल की 191 यानी 191 नंबर गई थी। एसटी जो आपके फीमेल है उनकी गई थी 198 जो है वह कट ऑफ इसमें जाती है। फिर अगली कैटेगरी आती है आपके ओबीसी। ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ जाती है ओबीसी मेल की वो गई थी 242 यानी कि 242 नंबर गई थी 400 नंबर में से। ओबीसी फीमेल की गई थी 221 नंबर। इसके बाद में आता है अपने एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी के अंदर एमबीसी मेल की गई थी 226 नंबर, एमबीसी फीमेल की गई थी 216 नंबर। ये अपनी सामान्य रूप से जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। 400 नंबर में से सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो जनरल मेल की गई है 249 नंबर। आपको टारगेट जो है अन्य रिजर्व कैटेगरी को तो ये 249 से ऊपर का ही मान के रखना है। और जो अपने जनरल के अंदर है अनरिजर्व कैटेगरी में, उनको इसमें 20 नंबर कम से कम जोड़ के रखने ही है। यानी कि इस बार अगर आप टारगेट रख रहे हैं भर्ती का तो 270 से 280 नंबर का आप 400 में से टारगेट रखिए मिनिमम। जब आपके जाके इस वाली भर्ती से इस वाली कट ऑफ से 10-15 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे तो 20-25 नंबर आप ज्यादा जोड़कर चलना है इसमें। तो ये नॉन टीएसपी की कैटेगरी वाइज हो गई। ये नॉन टीएसपी के अंदर जो अन्य रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि अपने एक्स सर्विसमैन जो है, इनकी कट ऑफ कितनी गई थी 400 में से, तो 400 में से जो है वह 124 नंबर जाती है। एचआई की जो कट ऑफ जाती है वह 153 नंबर है। एलडीसीपी की कट ऑफ है 207 नंबर 400 में से। MIMD की जो है वह 207 नंबर है। SP की जो है वह आपके 194 है और BLV की जो है वह 182 नंबर है। ये अपनी कट ऑफ आती है, नॉन TSP की कट ऑफ आती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं TSP जो आपके एरिया है उसकी कट ऑफ की। TSP के अंदर जो है आप सभी को पता है, TSP के अंदर जो है एक तो जनरल कैटेगरी होती है, एक SC होती है, एक ST होती है। तो जनरल जो मेल है उनकी कट ऑफ गई थी 211 नंबर गई थी TSP के अंदर। जहां नॉन टीएसपी में 249 नंबर थी, वहीं टीएसपी जो आपके जनरल है उसकी 211 नंबर कट ऑफ गई है 400 नंबर में से। कितने में से, 400 नंबर में से ये कट ऑफ गई है। फीमेल की जो है वह 189 है, 189 जो है वो कट ऑफ है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें एससी की जनरल की, तो एससी के अंदर मेल की 186 है, एसटी के अंदर मेल की 160 है टीएसपी एरिया के अंदर। टीएसपी के अंदर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो सभी को ही लिया गया था इसमें,
एलडीसीपी की कट ऑफ 156 नंबर जो है वह इसमें जाती है। यानी कि आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि पुरानी कट ऑफ के आधार पर हमें इस बार जो टारगेट है वह 400 में से, मैं तो ये कहूंगा कि जनरल मेल को कट ऑफ 400 में से जो है वह इस बार टारगेट कम से कम 300 रखना चाहिए, तब उसके 270-80 नंबर आएंगे। और ये मान के चलिए कि इस भर्ती से अगली भर्ती जो भी अक्टूबर में आने वाली है उसके आधार पर जो है वह कट ऑफ 20 से 25 नंबर बढ़ेगी। तो अक्टूबर 2024 में लगभग 500 से 600 पदों पर भर्ती संभावित है, तो आपको उसमें कोशिश करनी चाहिए कि 300 नंबर जो है वह हम लेकर आए 400 में से, ताकि फिर बाद में कट ऑफ के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता ना हो। ये अपने हो जाती है कट ऑफ की बात। अभी अपन आगे चर्चा करते हैं जो आपका लास्ट प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस भर्ती के लिए जो है वह बेस्ट बुक्स लिस्ट कौन कौन सी हो सकती है। तो अपन पेपर वाइज बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पेपर फर्स्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स है जो हमें पढ़नी चाहिए। देखिए, पेपर फर्स्ट के अंदर मैंने बताया 100 प्रश्न आते हैं और 100 प्रश्न में से लगभग 55 यानी कि 55 प्रश्न आपको केवल राजस्थान जीके के मिलेंगे, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, ये 3 चीजें हैं जिनमें से 55 प्रश्न के आसपास मिले हैं। उसके बाद में 10 प्रश्न आपको मिलेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स से। उसके बाद में 15 प्रश्न के आसपास आपको मिलने वाले हैं इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से। और फिर आपको 20 प्रश्न मिलेंगे शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी से। तो सबसे पहले जो आपके 55 प्रश्न आने वाले हैं, उन 55 प्रश्न में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति का रहने वाला है। प्रश्नों की जो डेप्थ है वो बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं आपको वन लाइनर बुक के लिए जो है वो नहीं बोलूंगा। मेरे हिसाब से आपको बुक पढ़नी चाहिए राजस्थान पेनोरमा वॉल्यूम 2, जो कि राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति के लिए जानी जाती है। ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें से आपके प्रश्न बाहर जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, इसलिए इस बुक को आपको पढ़ना है इतिहास और कला संस्कृति के लिए सबसे पहले। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको राजस्थान का भूगोल नाम से जो है वह डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है। इस बुक को आपको पढ़ना है राजस्थान के भूगोल के लिए। एक चीज और क्लियर कर देते हैं, अभी 2 सितंबर के दिन जो है वह आपके नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपडेट आ जाएगा। जब अपडेट अगर आ जाता है नए डिस्ट्रिक्ट में, अगर 7-8 डिस्ट्रिक्ट कम करके जो भी आपके अपडेट आएगा फाइनल, उसके बाद में अपन राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स भी लॉन्च कर देंगे। साथ साथ में राजस्थान ज्योग्राफी की आपको बुक भी जो है वह मिल जाएगी, तो फिर आप उसको भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको ये वाली पुस्तक पढ़नी है, ठीक है। तो आपके जो 55 प्रश्न है, 55 जो क्वेश्चन है, वो 55 क्वेश्चन में से आपके एक तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल, इन दो पुस्तक में से आपको 55 क्वेश्चन जो है वह आपको मिलेंगे 100 में से, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बात आती है राजस्थान के करंट अफेयर्स की। किसकी बात आती है? राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात आती है। और राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 चीजें फॉलो करनी है। मेरे कहने पर अगर आप उन 2 चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके कई सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहला तो आपको क्या करना है, जो अपने क्वालिटी एजुकेशन की राजस्थान के आर्थिक समीक्षा 2023-24 और आपके बजट 2024-25, इनके आधार पर जो है वह आपको ये मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन जो आपको करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जो है वह आपको हमेशा आर्थिक समीक्षा और बजट से ही पूछे जाते हैं। तो 5 से 6 प्रश्न तो आपके इस पुस्तक से होने वाले हैं। तो 5 से 6 प्रश्न के लिए तो आपको यह करना है। और इसके बाद में आपको पढ़ना है जो आपके स्टेट, एक प्रकार से जो सामान्य जो करंट जीके आता है डेली अपडेट वाला, उसके लिए आपको पढ़ना है मोमल के करंट अफेयर्स। तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेंगे और 5 से 6 आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए 2 चीजें फॉलो करनी है, एक तो अपनी क्वालिटी एजुकेशन वाली आर्थिक समीक्षा की बुक, और उसके साथ में आपको मूमल करंट अफेयर्स की बुक जो है वह 2 महीने से 2 महीने आती है, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां से ओके हो जाता है, 55 क्वेश्चन ये हो गए और 10 से 12 प्रश्न जो है यह हो जाते हैं। उसके बाद में लगभग 13 से 15 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं विश्व से और भारत से। और इसमें मैंने बताया कि पिछली बार में जैसे 1 या 2 प्रश्न, 1 प्रश्न था शायद वर्ल्ड हिस्ट्री का, बाकी सारे के सारे प्रश्न भारत के भूगोल से और आपके विश्व के भूगोल से थे। और प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा था। मैं चाहता तो आपको इसमें 1 डे एग्जाम के हिसाब से कोई भी गाइड बता देता था, 1 लाइनर बता देता, लेकिन आपके प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा था। इसके लिए मैं यही कहता हूं कि अगर आपको 200 में से 170 180 नंबर लाने हैं तो आपको 1 लाइनर नहीं पढ़ के आपको डिटेल बुक पढ़नी चाहिए। इसके लिए आपको महेश कुमार बर्नवाल की जो है वो पुस्तक पढ़नी है। आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी
चूंकि आपके जो सिलेबस है उसको डिटेल में नहीं दिया गया है, इसलिए आपको पुराना पेपर उठाना है और उसमें देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से हमें प्रश्न पूछे गए हैं, उन टॉपिक को इसमें से आपको छांट लेना है बुक्स में से और उन टॉपिक को आपको पढ़ना है। लेकिन जिस टॉपिक से प्रश्न आया है उस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न बहुत बढ़िया वाले इसमें पूछे गए थे, मिलान वाले प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार के नाम से आती है महेश कुमार बंडवाल की, इसको फॉलो करना है। और विश्व के भूगोल के लिए जो है वह आपके एनसीईआरटी सार के नाम से आती है महेश कुमार बंडवाल जी की, तो इनको फॉलो करना है। तो ये दोनों पुस्तक आप ला सकते हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये दो पुस्तक तो ये हो जाती है, ठीक है ना। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति, 55 क्वेश्चन पेनोरमा लेनी है राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के लिए। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना है। राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए एक अपनी आर्थिक समीक्षा वाली बुक ले लेना, और इसके साथ में आपको एक मोमल ले लेनी है जो कि हर 2 महीने के अंदर आपके आती है। उसके बाद में आपके 20 प्रश्नों का मैटर कहां से आता है, 20 क्वेश्चन का मैटर जो है वह आपके आता है एजुकेशन साइकोलॉजी से, शिक्षा मनोविज्ञान से जो है वह आपके प्रश्न पूछा जाता है। और इसके लिए आपको फॉलो करना है सिकवाल पब्लिकेशन की जो है पुस्तक। देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर जो आपके शिक्षा मनोविज्ञान है, ये ऐसा पोर्शन है जिसमें अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो 10-12 प्रश्न आप ऐसे ही सही कर सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप ज्यादा लोड ना लेकर और इसको आप शॉर्ट के अंदर और जो अब तक प्रश्न आए हैं उनको अगर पढ़ लेंगे तो आपके जो है वह 15 से 17-18 प्रश्न तक सही हो सकते हैं। इसलिए आपको जो है वह सिकवाल पब्लिकेशन की ये पुस्तक लानी है जो कि अच्छी पुस्तक है, और इस पुस्तक को फॉलो करके आप 20 प्रश्न जो आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के हैं उनके ऊपर आप टारगेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह आपकी बुक्स हो जाती है पेपर 1 की। कौन कौन सी है, पेपर 1 के अंदर आप सभी को पता है 200 मार्क्स का पूरा खेल है और 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन के लिए ये आपके लिए जो है वह एक तो पेनोरमा लानी है वॉल्यूम 2, एक क्वालिटी एजुकेशन की आर्थिक समीक्षा की पुस्तक, और आपके हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल हो जाएगी महेश कुमार बंडवाल, विश्व का भूगोल महेश कुमार बंडवाल, उसके बाद में सिकवाल की शिक्षा मनोविज्ञान, और एक आपको मूमल करंट अफेयर्स लेकर आनी है। अब बात करते हैं अपन पेपर 2 की। देखिए पेपर 2 के लिए आपको केवल एक ही पुस्तक लानी है, उसमें आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर का मैटर आता है, और इसके लिए आपको एक पुस्तक लेकर आनी है जो कि पिंक सिटी पब्लिकेशन की है। और यह पुस्तक किसकी है, आपके डॉक्टर अमित किशोर की पुस्तक आती है। ये हमारे काफी खास आदमी भी है, और इनके जो है वह जानकारी से भी ये पता चला है कि पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें भी भर भर के प्रश्न इनकी पुस्तक से पूछे गए थे, और लंबे समय से ये इस भर्ती के लिए जो है वह डेडिकेटेड है। ये राजस्थान के नहीं है, बाहर से है, लेकिन मूलतः ये पटना के है आई थिंक, लेकिन इनका जो योगदान रहा है राजस्थान की जो भर्ती आती है आपके लाइब्रेरियन, चाहे ग्रेड 2 हो चाहे ग्रेड 3 हो, दोनों के लिए इनकी पुस्तक आती है, और बहुत बढ़िया पुस्तक आती है जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो आपके भर्ती परीक्षा करवाई जाती है उसके लिए आप डॉक्टर अमित किशोर की पुस्तक लेकर आ सकते हैं जो कि पिंक सिटी पब्लिकेशन की है। पुस्तक बहुत शानदार है। पेपर 2 पूरा का पूरा जो मटेरियल है आपके 200 नंबर का 100 क्वेश्चन का, वो इस पुस्तक में से आपके कवर हो जाएगा। तो पेपर 2 के लिए केवल ये एक बुक आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ में इनकी जो है वह एक एमसीक्यू की बुक भी आती है, तो प्रैक्टिस के लिए आप ला सकते हैं, वो भी सेम ये की यही है पिंक सिटी पब्लिकेशन की डॉक्टर अमित किशोर की, वो आप एमसीक्यू के भी लिए ला सकते हैं। बाकी ये वाली पुस्तक हो जाएगी थ्योरी के लिए, और पेपर 1 की जो बुक्स है वो मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से ये आपकी बेस्ट बुक जो है वह इसमें हो जाती है। कट ऑफ अपन ने बात कर ली है, चयन की प्रक्रिया हो चुकी है, योग्यता क्या चाहिए, वेतनमान क्या है, सारे के सारे जो प्रश्न थे वह आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो ये आज की अपनी भर्ती थी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3, जिसको अधीनस्थ बोर्ड आरएसएसबी जो है वह आयोजित करवाता है। आपको अगर किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। जिस भर्ती के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक रहेंगे उस भर्ती के ऊपर सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा नो योर एग्जाम में, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो। बाकी अपनी तरफ से जो है वह मैं लेकर आ ही रहा हूँ निरंतर रूप से। अगली वाली जो भी भर्ती होगी आपको बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, तैयारी को कंटिन्यू रखना है। जय हिंद।